Hello friends, welcome to Educationshelflive. I am Dr. Riddhi Agrawal and I am here with the next unit of 12th chemistry, that is unit 12. तो ऑलरेडी हमने जो है एल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स वाली यूनिट का कल लास्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 11th और 12th केमिस्ट्री दोनों की प्लेलिस्ट जो है मैंने दे दी है, तो वहाँ जाके आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो। ओके सो आज से हम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में बात करना चालू करेंगे। तो आज हम नॉमेनक्लेचर और हमारे कार्बोनिल ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। ओके सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। So in aldehydes, the carbonyl group is bonded to a carbon and hydrogen, while in the ketones it is bonded to two carbon atoms. तो carbonyl group जो है हमारा वो C डबल बॉन्ड O इस तरह का होता है। तो एल्डिहाइड्स में क्या होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो एक कार्बन और एक हाइड्रोजन से अटैच रहता है, जबकि जो कीटोन्स होते हैं उसमें ये दो कार्बन एटम से ही जुड़ा रहता है। Now the carbonyl compounds in which carbon of carbonyl group is bonded to carbon or hydrogen and oxygen of hydroxyl moiety are known as carboxylic acids. अब तीसरी तरीके के कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स जिनमें जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन होता है वो एक कार्बन से अटैच रहता है, या फिर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है यानी कि OH होता है उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अटैच रहता है, तो उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। While in compounds where carbon is attached to carbon or hydrogen and nitrogen of NH2 moiety or two halogens are called amides and acyl halides respectively. जबकि ऐसे compounds जिसमें जो कार्बन है वो या तो कार्बन से या हाइड्रोजन से अटैच है और नाइट्रोजन से अटैच है NH2 moiety के, या फिर हेलोजन से अटैच है, तो जब वो NH2 से अटैच होगा तो वो अमाइड्स कहलाएंगे, और जब वो हेलोजेंस में अटैच होगा तो उसको असाइल हैलाइड्स बोलेंगे। ठीक है। Now esters and anhydrides are derivatives of carboxylic acids. अब जो हमारे esters होते हैं, जो anhydrides होते हैं, वो carboxylic acids के ही derivatives होते हैं। यहाँ पे हम जनरल फॉर्मूलाज देख लेते हैं इन सभी कंपाउंड्स के। तो जो हमारा एल्डिहाइड होता है उसका कुछ इस तरह से होता है, देखो, तो C डबल बॉन्ड O और ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, तो एक तरफ ये हाइड्रोजन से अटैच है और एक तरफ ये एल्काइल ग्रुप से, तो एल्काइल ग्रुप में कार्बन तो हो गई, तो ये एल्डिहाइड हो गया। दूसरी तरफ आता है हमारा कीटोन, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है वो दोनों तरफ ही कार्बन से अटैच रहता है, तो वही करेंगे हम C डबल बॉन्ड O और इधर R डैश, तो ये हो गया हमारा कीटोन का जनरल फॉर्मूला। फिर हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जनरल फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O तो आएगा ही, एक तरफ R होगा और एक तरफ OH। देन जो एसाइल हैलाइड है हमारा उसका क्या होगा, R C डबल बॉन्ड O और X, हेलोजन लग जाएगा यहाँ पे X, और एमाइड जो होगा उसका होगा R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2। ठीक है, तो ये सब जनरल फॉर्मूले हो गए। अब हमारे बचे दो, एस्टर और एसिड एनहाइड्राइड। तो एस्टर का जनरल फॉर्मूला होगा R C डबल बॉन्ड O O R डैश। तो कीटोन से सिर्फ ये O में डिफरेंस है, अगर ये O हमने हटा दिया तो ये कीटोन बन जाएगा, जबकि अगर हम O लगा देंगे तो ये एस्टर रहेगा। ओके, दूसरी तरफ आता है हमारा एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, R C डबल बॉन्ड O तो लगा दिया, अब इसके साथ O C डबल बॉन्ड O R डैश, ये पूरा ग्रुप जो है वो लगेगा। ये हो गया हमारा एसिड एनहाइड्राइड। Now aldehydes, ketones and carboxylic acids are widespread in plants and animal kingdom. अब जो aldehydes, ketones और carboxylic acid जो हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं वो प्लांट और एनिमल किंगडम में हमें बहुतायत में मिलते हैं। They play an important role in biochemical processes of life. तो जो biochemical processes हैं उसमें भी काफ़ी important role play करते हैं ये। They add fragrance and flavor to nature. For example, vanillin from vanilla beans, salicylaldehyde from meadowsweet and cinnamaldehyde from cinnamon have very pleasant fragrances. तो जैसे वनीला बीन्स जो होती हैं उससे हमें खुशबू आती है वैनिलिन की, वो भी एक हमारा यही कंपाउंड है। फिर मीडो स्वीट जो है उससे सैलिसल्डिहाइड की खुशबू आती है, सिनेमन में से जो खुशबू आती है हमें वो सिनेमल्डिहाइड होता है। तो ये सब चीज़ें जिनमें हमें अच्छी अच्छी जो है खुशबुएं आती रहती हैं। अब इन तीनों का जो है स्ट्रक्चर वो भी हम देख लेते हैं। अब सिंपल सी बात यह है कि इनमें फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छी आ रही हैं, यानी कि खुशबू आ रही है, अरोमा आ रहा है, तो ये तीनों एरोमेटिक कंपाउंड्स रहेंगे। तो हम सबसे पहले बेंजीन रिंग बना लेते हैं तीनों के लिए, क्योंकि तीनों ही हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो पहला है हमारा वैनिलीन। तो वैनिलीन में यहाँ पे लगेगा हमारा CHO, यहाँ पे OCH3
और यहाँ पे OH, ये हमारा वेनिलीन का स्ट्रक्चर है। देन सैलिसल्डिहाइड का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे CHO और यहाँ पे OH। और सिनेमल्डिहाइड जो है उसमें आएगा CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये हमारा सिनेमल्डिहाइड है। Now they are also used in many food products and pharmaceuticals to add flavors। तो pharmaceuticals मतलब दवाइयों में, food products में भी हम इनको काम में लेते हैं जिससे उसमें flavor add हो जाए। Now some of these families are manufactured for use as solvents, that is acetone, and for preparing materials like adhesive, paints, resins, perfumes, plastics, fabrics, etc. तो इनमें से कुछ families ऐसी हैं जिसे हम solvent की तरह काम में लेते हैं, जैसे जो हमारा acetone होता है उससे, और इसके अलावा कुछ मटेरियल प्रिपेयर करने के लिए भी काम में लेते हैं, जैसे एडहेसिव्स प्रिपेयर कर रहे हैं हम, पेंट्स, रेजन्स, परफ्यूम्स हैं हमारे, प्लास्टिक्स हैं, फैब्रिक्स हैं, उन सबको प्रिपेयर करने के लिए भी हम इन फैमिलीज को काम में लेते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर और जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं नॉमेनक्लेचर पे। तो नॉमेनक्लेचर में हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। देखो जैसे हमने एल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स में ईथर्स को अलग से पढ़ा था, वैसे ही इस वाली यूनिट में भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग से पढ़ेंगे। पहले हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में बात करेंगे। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो है वो सिंपलेस्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स है। दो सिस्टम है नॉमेनक्लेचर का, वही कॉमन नेम और IUPAC नेम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉमन नेम्स। So aldehydes and ketones, they are often called by their common names instead of IUPAC name। तो aldehydes और ketones जो है वो ऐसे compounds हैं जिनको हम ज़्यादातर common name से बुलाते हैं बजाय कि उनके IUPAC name से। Now the common names of most aldehydes are derived from the common names of corresponding carboxylic acids by replacing the ending IC of acid with aldehyde। तो जो common names है हमारे aldehydes के, वो हम कहाँ से derive करते हैं? जो उनके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके नाम से, बस उसके नाम के पीछे से हम IC जो है वो हटा देंगे और एल्डिहाइड लगा देंगे। ठीक है, नाउ एट द सेम टाइम द नेम्स रिफ्लेक्ट द लैटिन और ग्रीक टर्म फॉर द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द एसिड और एल्डिहाइड। तो इसी के साथ क्या होता है, हमारे जो नाम है उसमें लैटिन और ग्रीक टर्म भी आ जाती है, तो हमें उसका ओरिजिनल सोर्स पता चल जाता है एसिड का या एल्डिहाइड का। Now the location of the substituent in the carbon chain is indicated by the Greek letters alpha, beta, gamma, sigma, etc. तो जो भी लोकेशन है सब्स्टिट्यूएंट्स की कार्बन चेन में उसे हम ग्रीक लेटर्स जो है उससे इंडिकेट करते हैं, जैसे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, सिग्मा हो गया, अलग अलग है। Now the alpha carbon being the one directly linked to the aldehyde group, beta carbon the next and so on। तो वही हो गया, अल्फा कार्बन कौन सा हो गया, जो जिसको हम 1 बोलते हैं ना, मतलब जो हमारे फंक्शनल ग्रुप से, जो एल्डिहाइड ग्रुप से अटैच है। फिर बीटा वाला जो है वो सेकंड कार्बन आटम हो गया, गामा वाला थर्ड हो गया, इस तरह से चलता जाता। ठीक है, अब इनके जो कॉमन नेम्स है, जैसे सपोज करो CH3CHO है तो उसको हम एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। तो एसिटिक एसिड था हमारा, तो उसका हमने एसिटिक का IC हटा दिया और उसकी जगह एल्डिहाइड लगा दिया, तो एसिडल्डिहाइड हो गया। फिर जैसे ये वाला हमारा कंपाउंड है, यहाँ पे हमने CHO लगा रखा है, तो ये बेंजल्डिहाइड हो गया, इस तरह से। ठीक है, नाउ द कॉमन नेम्स ऑफ कीटोन्स आर डिराइव्ड बाय नेमिंग 2 अल्काइल और अराइल ग्रुप्स बॉन्डेड टू द कार्बोनिल ग्रुप। अब जो कीटोन्स का नाम हम देते हैं वो कैसे देते हैं, हम जो भी 2 अल्काइल या अराइल ग्रुप अटैच हैं, जैसे सपोज करो ये हमारा कीटोन है RC डबल बॉन्ड O R-, तो ये दोनों हमारे अल्काइल ग्रुप हो गए, तो इन दोनों के नाम के हिसाब से हम जो है कॉमन नेम देते हैं कीटोन को। Now the locations of substituents are indicated by Greek letters alpha और alpha dash, beta, beta dash and so on। तो इसमें Greek letters हम alpha, alpha dash, beta, beta dash यूज करते हैं क्योंकि दोनों तरफ हमारे alkyl ग्रुप है। ठीक है, then some ketones have historical common names। The simplest dimethyl ketone is called acetone। तो कुछ कीटोन्स जो है उनके हिस्टोरिकल कॉमन नेम्स भी हैं। जो सिंपलेस्ट डाइमिथाइल कीटोन है हमारा, डाइमिथाइल कीटोन मतलब क्या हो गया कि C डबल बॉन्ड होके दोनों तरफ हमारे मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो ये डाइमिथाइल कीटोन हो गया, इसका नाम होता है एसीटोन और इसको हम डाइमिथाइल कीटोन की बजाय एसीटोन ही बोलते हैं। Now alkyl phenyl ketones are usually named by adding the name of acyl group as the prefix to the word phenol। अब क्या होता है, अगर एल्काइल फिनाइल कीटोन्स हो गए हमारे, मतलब क्या हो गया, एक तरफ तो एल्काइल ग्रुप है हमारा और एक तरफ हमारे बेंजीन रिंग है, तो हम क्या करते हैं, हम फिनॉन लगाएंगे और फिर उसके पहले हम असाइल ग्रुप का नाम जो है वो लगा देंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O, एक तरफ हमारा एल्काइल ग्रुप है और ये एक तरफ हमारा फिनाइल ग्रुप है, तो हम क्या करेंगे, इसका नाम होगा हमारा एसीटोफिनॉन।
ऐसे ही अगर ये इस तरह से है और यहाँ पे हमारी एक और कार्बन एटम है, ये CH2 है, तो ये हो जाएगा प्रोपियोफिनॉन, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे IUPAC नेम्स। नाउ द IUPAC नेम्स ऑफ ओपन चेन एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स are derived from the names of the corresponding alkanes by replacing the ending E with Al and ONE respectively। तो हमारे जो ओपन चेन एलिफेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं उनके नाम हम कैसे पता करते हैं? जो करस्पॉन्डिंग एल्केन है, मतलब जिनसे वो बने हैं, उनमें एल्केन का जो ई है उसको हटा के अगर हम एल्डिहाइड बना रहे हैं तो Al लगा देंगे, और अगर हम कीटोन बना रहे हैं तो हम ONE लगा देंगे। Now, in case of aldehydes, the longest carbon chain is numbered starting from the carbon of the aldehyde group, while in case of ketones, the numbering begins from the end nearer to the carbonyl group। तो एल्डिहाइड्स में क्या होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की नंबरिंग हम कैसे स्टार्ट करते हैं? उस कार्बन से जो कि हमारे एल्डिहाइड ग्रुप में होता है, यानी कि CHO वाला जो C है। लेकिन कीटोन्स में हम नंबरिंग कैसे चालू करते हैं? उस एंड से जो कार्बोनिल ग्रुप के सबसे पास है। Now the substituents are prefixed in alphabetical order along with numerals indicating their position in the carbon chain। तो वही substituents को हम prefix करेंगे, alphabetical order में करते हैं। जैसे सपोज करो ये हमारा C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे हमारा CH3 है और यहाँ पे हमारा CH2 CH3 है। तो ये इथाइल है और ये मिथाइल है। तो E पहले आता है अल्फाबेट में और M बाद में आता है, तो हम इसको इथाइल मिथाइल कीटोन बोलते हैं। इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे और इस तरह से हम नाम देंगे। Now when the aldehyde group is attached to a ring, the suffix carbaldehyde is added after the full name of cycloalkane। तो अगर एक एल्डिहाइड ग्रुप एक रिंग से अटैच है तो हम साइक्लोएल्केन के बाद कार्बल्डिहाइड सफिक्स जो है वो यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा रिंग है, यहाँ पे CHO है, तो ये साइक्लोहेक्सेन है हमारा, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, इस तरह से इसका नाम देंगे। Now the numbering of the ring carbon atoms start from the carbon atom attached to the aldehyde group। ऑब्वियस सी बात है, जो रिंग में जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो इस वाले कार्बन एटम से होगी, क्योंकि ये वाला कार्बन एटम हमारे फंक्शनल ग्रुप से अटैच है। Now the name of the simplest aromatic aldehyde carrying the aldehyde group on a benzene ring is benzene carbaldehyde। तो जो सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच है, उसका नाम क्या होगा? बेंजीन कार्बल्डिहाइड। However, the common name benzaldehyde is also accepted by IUPAC। हालांकि जो कॉमन नेम होता है इसका वो IUPAC ने एक्सेप्ट कर रखा है, जिसको हम बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। अदर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर हेंस नेम्ड एज सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। इसीलिए बाकी एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर पे, जो कि कार्बोनिल ग्रुप का है। The carbonyl carbon atom is sp2 hybridized and forms 3 sigma bonds। अब जो हमारा कार्बोनिल कार्बन एटम है, यानी कि C डबल बॉन्ड O में जो हमारा C आ रहा है, ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है और ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है। The fourth valence electron of carbon remain in its p orbital and forms a pi bond with oxygen by overlap with p orbital of an oxygen। और जो फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन का, वो p ऑर्बिटल में रहता है और वो एक पाई बॉन्ड बनाता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि वो उसकी p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाता है। नाउ इन एडिशन द ऑक्सीजन एटम आल्सो हैज 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इसके अलावा जो हमारा ऑक्सीजन एटम होता है उसके पास भी 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के। अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा है तो इसमें हमारा ऑक्सीजन है, इसमें यहाँ पे एक पेयर दिख रहा है और यहाँ पे एक पेयर दिख रहा है, और ये हमारे वो इलेक्ट्रॉन्स है p ऑर्बिटल में जो कि C के साथ ओवरलैप करके और ये पाई बॉन्ड बनाए। ठीक है, therefore the carbonyl carbon and the 3 atoms attached to it lie in the same plane and the pi electron cloud is above and below this plane। तो होता क्या है, कार्बोनिल कार्बन और उसके जो 3 एटम्स अटैच होते हैं, यानी कि जो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, वो सिंगल प्लेन में होते हैं, जबकि जो पाई बॉन्ड से जो क्लाउड बना है वो प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे रहता है। Now the bond angles are approximately 120 degree as expected of a trigonal coplanar structure। तो जैसा कि ट्राइगोनल कोप्लेनर स्ट्रक्चर होता है उसी की तरह इसमें भी जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो 120 डिग्रीज पे रहते हैं सारे। ठीक है, Now the carbon oxygen double bond is polarized due to higher electronegativity of oxygen relative to carbon। अब जो हमारा कार्बन ऑक्सीजन वाला जो डबल बॉन्ड होता है वो पोलराइज होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इसीलिए जो कार्बोनिल कार्बन होता है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक और जो हमारा कार्बोनिल ऑक्सीजन होता है वो एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम करते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, जो कार्बोनिल कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा और कार्बोनिल ऑक्सीजन जो है
वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा, मतलब ये लुईस बेस की तरह काम करेगा और ये लुईस एसिड की। ओके, नाउ कार्बोनिल कंपाउंड्स हैव सब्सटेंशियल डाइपोल मूवमेंट्स एंड आर पोलर देन ईथर्स। अब जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनका डाइपोल मूवमेंट भी काफी अच्छा होता है और वो ईथर्स से ज्यादा पोलर होते हैं। द हाई पोलैरिटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। तो जो हाई पोलैरिटी है कार्बोनिल ग्रुप की, उसको हम रेजोनेंस के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर बनता है और एक डाइपोलर स्ट्रक्चर बनता है। अब न्यूट्रल स्ट्रक्चर कौन सा हो गया हमारा, सी डबल बॉन्ड हो और ये दोनों तरफ यहाँ पे, ये हो गया हमारा न्यूट्रल स्ट्रक्चर। जबकि जो हमारा डाइपोलर स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनेगा, सी पे एक पॉजिटिव चार्ज और ओ पे एक नेगेटिव। तो इसके थ्रू हम इनकी पोलैरिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं होप करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा उसमें हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं उनके बारे में बात करें। ठीक है, सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप, व्हाट्सएप, इन सब जगह मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।